डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का पाथफाइंडर्स बाय अनअकैडमी पे स्वागत है। आपको पता है कि आज प्राइम मिनिस्टर मोदी ब्रिक्स समिट के लिए काजान प्रोविंस ऑफ रशिया में जा रहे हैं। बहुत सारे जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट्स का इस पर्टिकुलर समिट के ऊपर ध्यान है। इनफैक्ट कनाडा और अमेरिका जैसे कंट्री तो परेशान हो चुके हैं। वो इंडिया के इस स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी के प्रयास से बिल्कुल भी सहमत नहीं है। इनफैक्ट अमेरिका इंडिया को अपना अलायंस पार्टनर बनाना चाहता है, इसलिए वो कभी चाहता भी नहीं था कि भारत इन ब्रिक्स समिट और एससीओ जैसे समिट का पार्टिसिपेट करे। और इसीलिए जस्ट ब्रिक्स समिट के पहले इस तरीके के बेस्टेस एलिगेशन लगाकर इंडिया को साइकोलॉजिकली परेशान करना, ये उनका अटेम्प्ट था। बट इट हैज़ फेल्ड और प्राइम मिनिस्टर मोदी अब ब्रिक्स समिट के लिए जा रहे हैं। और इनफैक्ट यस्टरडे इंडिया चाइना के बीच में एक बॉर्डर पेट्रोलिंग एग्रीमेंट भी हुआ है, जिससे ब्रिक्स समिट का सिग्निफिकेंस और थोड़ा सा बढ़ जाता है। तो आज के इस पर्टिकुलर सेशन में हम लोग बात करने जा रहे हैं कि ब्रिक्स का स्थापना किस समय हुआ था, किस कॉन्टेक्स्ट में हुआ था, लेकिन आज कैसे वो कॉन्टेक्स्ट बदल चुका है, जिसकी वजह से ब्रिक्स जो है वो आज उतना रेलेवेंट इंडिया के लिए खासकर नहीं है जितना पहले हुआ करता था। क्या सक्सेसेस हैं ब्रिक्स समिट के अभी तक, क्या क्या फेलियर रहे, कहाँ पे ब्रिक्स जो है वो स्ट्रगल कर रहा है, और इस पर्टिकुलर समिट से हमें क्या क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए, इन सारी चीज़ों को हम लोग अच्छे से समझेंगे इस पर्टिकुलर सेशन में। अब न्यू दिल्ली के करोल बाग में हमारे स्कॉलरशिप टेस्ट होने जा रहे हैं 25 अक्टूबर को। आप जाके एनरोल कर सकते हैं। अगर आप एक सीरियस एस्पिरेंट हैं और आपको एग्जाम जल्दी से कम टाइम समय में निकालना है, तो पढ़ाई के साथ आपको रिवीजन और नोट्स मेकिंग स्ट्रैटेजी को भी सीखना होगा। इसके लिए आप हमारे वेबिनार को अटेंड कर सकते हैं, दैट इज शेड्यूल्ड ऑन 25 अक्टूबर। न्यू दिल्ली के करोल बाग में इंग्लिश मीडियम के बैचेस 24 अक्टूबर को, मुखर्जी नगर में हिंदी मीडियम के बैचेस 21 अक्टूबर को, प्रयागराज में हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम के बैचेस इन स्पेसिफिक डेट्स को, और पटना में हमारे बैचेस भी स्टार्ट होने जा रहे हैं। अनअकैडमी आईएएस जीएस कोर्सेज के अलावा ऑप्शनल सीसैट ऐसे राइटिंग कोर्स, कॉम्प्रिहेंसिव करंट अफेयर्स, फुल लेंथ टेस्ट सीरीज जैसे फैसिलिटीज को प्रोवाइड करता है। इन सारे इंफॉर्मेशन के लिए आपको हमारे ऑफलाइन ब्रांचेस पे विजिट करना होगा, या नहीं तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, जहां पे आपको ये सारे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किए जाएंगे। अब सबसे पहली बात कि ब्रिक्स की स्थापना कब हुई थी। तो सबसे पहले ब्रिक्स में केवल ब्रिक हुआ करता था, साउथ अफ्रीका नहीं हुआ करता था, और इसकी स्थापना 2006 में हुई थी। क्यों हुई थी? बिकॉज उस समय जो वर्ल्ड ऑर्डर था वो था यूनिपोलर। अमेरिका की हेजेमनी हुआ करती थी, और अमेरिका अपने हेजेमनी का बहुत गलत तरीके से फायदा भी उठाता था। इसलिए अमेरिका को बैलेंस करने के लिए ये पांच जो इमर्जिंग कंट्रीज हैं, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और आगे जाकर साउथ अफ्रीका, ये लोग एक साथ आ गए सो दैट ये जो वर्ल्ड ऑर्डर है इसको डेमोक्रेटाइज किया जा सके, पावर का डिस्ट्रीब्यूशन किया जा सके, अमेरिका के यूनिलैटरलिज्म को चेक किया जा सके। तो इसकी ओरिजिन उस समय थी। मैंने क्यों कहा पहले कि आज इसका समय बदल चुका है? बिकॉज आज यूनिपोलर वर्ल्ड ऑर्डर है ही नहीं, आज एक मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर है। और आज अमेरिका को रिप्लेस करके चाइना अपना वर्ल्ड ऑर्डर बनाना चाहता है, जो इंडिया ने कभी इमेजिन नहीं किया था। इसलिए आज ब्रिक्स उतना ज्यादा रेलेवेंस नहीं है इंडिया के लिए जितना पहले था, जिसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। लेकिन जब ब्रिक्स को बनाया गया था तो यह बात क्लियर था कि ब्रिक्स बेसिकली पोस्ट अमेरिकन वर्ल्ड ऑर्डर को रिप्रेजेंट करना चाहता है। जो फरीद जकारिया, अमेरिका के एक बहुत बड़े पत्रकार हैं, उन्होंने कहा था कि ब्रिक्स का बनना यह बताता है कि अमेरिकन वर्ल्ड ऑर्डर के बियॉन्ड, के आगे, के अगला अमेरिकन वर्ल्ड ऑर्डर के बाद क्या है, तो बाद में ब्रिक्स है। बिकॉज ब्रिक्स बताता है कि वेस्ट का डिक्लाइन हो रहा है और ईस्ट का राइज हो रहा है। इसलिए अमेरिकन वर्ल्ड ऑर्डर, अमेरिका की यूनिपोलैरिटी जब खत्म होगी, अब इसके बाद ब्रिक्स का जमाना है, ब्रिक्स का समय है। तो ब्रिक्स जब बनाया गया था तो एक ऑप्टिमिज्म था, और ये ऑप्टिमिज्म अभी तक बरकरार है। बिकॉज आप देख सकते हैं बहुत सारे और भी कंट्री ब्रिक्स को ज्वाइन किए हैं। इनफैक्ट अर्जेंटीना और सऊदी अरेबिया भी ज्वाइन करने वाले थे, बट लास्ट मोमेंट वो बैकआउट करके, बट और भी कंट्रीज ब्रिक्स को ज्वाइन किए हैं। अब ब्रिक्स क्यों इतना सिग्निफिकेंट है? तो ब्रिक्स के पास दो चीजें हैं। एक तो हार्ड पावर है, जिसको मटेरियलिस्टिक पावर कहते हैं, जो दिखता है, और सॉफ्ट पावर मतलब जो दिखता नहीं है बट वो महसूस किया जाता है। हार्ड पावर की बात करें, 45% वर्ल्ड पॉपुलेशन, 28% दुनिया की इकोनॉमी का कंट्रीब्यूशन, 45% वर्ल्ड के क्रूड ऑयल का प्रोडक्शन, और 3 न्यूक्लियर वेपन कंट्री। अगर सॉफ्ट पावर की बात करें, जो इमटेरियलिस्टिक पावर होता है, द पावर विच कैन बी फेल्ट, डिजायर फॉर एन ऑल्टरनेट वर्ल्ड ऑर्डर, कि ये सारे ब्रिक्स कंट्री का एक ही ऑब्जेक्टिव है कि जो अभी तक
अमेरिकन वर्ल्ड ऑर्डर है उसको रिप्लेस करके एक ऑल्टरनेट वर्ल्ड ऑर्डर कैसे बना सके। और इसीलिए आज बहुत सारे कंट्री ब्रिक्स की मेंबर बनना चाहते हैं, बिकॉज उनको लगता है कि आज ये जो वर्ल्ड ऑर्डर है जो वेस्ट ने बनाया है, ये वर्ल्ड ऑर्डर में केवल वेस्ट का फायदा होता है, हमारा कोई फायदा ही नहीं है। इसलिए इक्वालिटी, इक्विटी, सबका साथ होने के लिए हमें एक नया वर्ल्ड ऑर्डर बनाना पड़ेगा। हमें वर्ल्ड बैंक के बियॉन्ड जाना होगा, हमें आईएमएफ के बियॉन्ड जाना होगा, हमें यूनाइटेड नेशंस के बियॉन्ड जाना होगा, हमें G7 के बियॉन्ड जाना होगा। और इसके लिए ये सारे कंट्रीज एक साथ आना चाह रहे हैं। ये एक प्लेटफॉर्म है जो ग्लोबल साउथ कंट्रीज के कोऑपरेशन को इंश्योर करता है, और साथ ही साथ इट एक्ट एज अ ब्रिज बिटवीन द डेवलप्ड एंड द डेवलपिंग वर्ल्ड। अब ब्रिक्स भारत के लिए क्या सिग्निफिकेंट है, तो सबसे बड़ा सिग्निफिकेंस है स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी। ब्रिक्स, आपको पता है इंडिया जो है वो हमेशा से किसी का अलायंस पार्टनर नहीं है, किसी भी कैंप को ज्वाइन नहीं करता है। तो एक तरफ इंडिया वेस्ट के साथ इतना करीब है, क्वाड में हम पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ इंडिया जो है वो ब्रिक्स और एससीओ समिट में पार्टिसिपेट कर रहा है। ये बताता है कि इंडिया जो है वो वर्ल्ड के दोनों कैंप के साथ इक्वली डिस्टेंस रखना चाहता है। तो इसलिए अगर हम स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी की बात करते हैं तो ये जरूरी हो जाता है हमारे लिए कि हम दोनों कैंप्स में इक्वली इन्वॉल्व रहें, और इसीलिए ब्रिक्स वो एक प्लेटफॉर्म हमें देता है कि हम अपने स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी की क्रेडेंशियल्स को स्ट्रांग कर सकें। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा है कि ब्रिक्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो ग्लोबल साउथ की बात रखने को कहता है, और हमेशा इसलिए आप देखोगे ब्रिक्स समिट में इंडिया जो है वो ग्लोबल साउथ के जो चैलेंजेस हैं उसको हमेशा से रखता है। ये चाइना और इंडिया की राइवलरी को मॉड्यूलेट करता है। आप देखिए कि कल जब समिट होने जा रहा है तो चाइना और शी जिनपिंग और प्राइम मिनिस्टर मोदी हो सकता है मिलेंगे, तो एटलीस्ट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर बातचीत को इंश्योर किया जाता है। बिकॉज आपको पता है जब से गलवान हुआ है दोनों कंट्री के रिलेशन ठप पड़े हैं, तो एटलीस्ट ब्रिक्स के बहाने कम से कम ये लोग मिल तो रहे हैं, कोई कम्युनिकेशन गैप तो नहीं हो रहा है। इसलिए ये एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है इंडिया को चाइना के साथ बातचीत को अपना कंटिन्यू रखना। साथ चाइना का जो एक्सपेंशनिज्म है ग्लोबल साउथ को, इसमें भी इंडिया ब्रिक्स के थ्रू रोक सकता है, और काउंटर टेररिज्म को रोकने के लिए भी इंडिया के लिए ब्रिक्स बहुत बड़ा सिग्निफिकेंट है ना। क्या क्या अचीवमेंट रहे हैं ब्रिक्स में, तो सबसे पहला ब्रिक्स का एक सबसे खास बात है कि हर साल एनुअल समिट हुआ है, और इन समिट में जनरली 100% अटेंडेंस से सारे लीडर्स बाय डिफॉल्ट ब्रिक्स के समिट को अटेंड करते हैं, अनलाइक एससीओ। न्यू डेवलपमेंट बैंक जो वर्ल्ड बैंक के ऑल्टरनेटिव में इसकी स्थापना हुई थी, और 2022 तक न्यू डेवलपमेंट बैंक ने $32 बिलियन का लोन दिया है रोड, ब्रिजेस, रेलवे और वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट्स के लिए। आईएमएफ को रिप्लेस करने के लिए एक ब्रिक्स कंटिंजेंट रिजर्व अरेंजमेंट बनाया गया था कि जिस भी कंट्री के पास फॉरेक्स करेंसी क्राइसिस आ रहा है, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस आ रहा है, वो इस इमरजेंसी फैसिलिटी का यूज कर सके, ना कि उनको आईएमएफ के साथ जाना पड़े। बिकॉज आईएमएफ पैसा देता है लेकिन बहुत सारे कंडीशंस रखता है। ब्रिक्स अपने करेंसी की भी बातचीत कर रहे हैं। इंट्रा ब्रिक्स ट्रेड, जो ब्रिक्स कंट्री के आपस में ट्रेड है, वो 56% से बढ़ा है 2017 से 22 में। ब्रिक्स गेम, ब्रिक्स कल्चरल फेस्टिवल और ब्रिक्स एजुकेशन एक्सचेंजेस करके बहुत सारी चीजें होती हैं, सो दैट पीपल टू पीपल कनेक्टिविटी बढ़ सके। और ब्रिक्स का एक ऑल्टरनेटिव है बेसिक, जो ब्रिक्स विदाउट रशिया है, और ये बेसिक प्लेटफॉर्म जो जो बेसिक ग्रुप है, ये क्लाइमेट चेंज के ऊपर एक साथ मिलकर बातचीत करता है ना। व्हाट आर द चैलेंजेस विद ब्रिक्स, कहां कहां पे ब्रिक्स स्ट्रगल कर रहा है? सबसे बड़ा स्ट्रगल तो है कि ब्रिक्स में कोई कोहेजन नहीं है। अब देखिए G7 कंट्रीज में सारे डेमोक्रेटिक कंट्री, सबका पर कैपिटा इनकम सेम, सबका लोकेशन एक तरीके से सेम, बट ये ब्रिक्स में कुछ कोहेजन ही नहीं है। कुछ इकोनॉमीज, चाइना जैसी $20 ट्रिलियन और साउथ अफ्रीका जैसे बहुत छोटी इकोनॉमी, कुछ कंट्रीज कम्युनिस्ट, कुछ कंट्री डेमोक्रेटिक, कुछ कंट्रीज का वेस्ट के साथ रिलेशन अच्छा है लाइक ब्राजील, लाइक इंडिया, और कुछ कंट्री का ऐसा रिलेशन है कि इनफैक्ट उनके ऊपर सैंक्शन लगाया गया। तो इतना ज्यादा डाइवर्सिटी में आप कैसे कंट्री को एक साथ आओगे, ये हमेशा सबसे बड़ा चैलेंज रहा है ब्रिक्स के साथ। आज रशिया का जियोपॉलिटिकल चैलेंज वेस्ट के साथ है, इंडिया का चाइना के साथ है, खुद ही ब्रिक्स सदस्य के साथ है। तो ये इतना डाइवर्सिटी है और सबका अलग अलग जियोपॉलिटिक्स है, जिसकी वजह से ब्रिक्स कभी भी अच्छे से काम नहीं कर पाता है। जो इंट्रा ब्रिक्स ट्रेड है वो अभी भी बहुत कम है, केवल मात्र 15% है वर्ल्ड ट्रेड का। हम लोग हमेशा कहते हैं डी डॉलराइजेशन, ब्रिक्स अपना करेंसी लाएगा, कब से ये सब सुन रहे हैं, हुआ कुछ नहीं है। तो ये जो पैडल फाइनेंशियल आर्किटेक्चर की बात करते हैं वो कैसे होगा? क्या हम कभी भी युआन को इंटरनेशनल करेंसी बनने दे सकते? नहीं, बिकॉज इतना ज्यादा डाइवर्सिफाइड है। ऑल्दो वेस्ट ये कह सकता है कि हाँ हम डॉलर को सपोर्ट करेंगे, बट इंडिया कभी भी नहीं कह सकता कि हम चाइना की युआन को सपोर्ट करेंगे।
तो ये केवल कहने की बात होती है, बट हर एक समिट में हम लोग मिलके बात करते हैं ब्रिक्स करेंसी के बारे में, आईएमएफ को रिप्लेस कर देंगे, बट इस सब का कुछ इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है। चाइना का डोमिनेंस बहुत बढ़ गया, ये भी एक चैलेंज है कि इंडिया और चाइना जब ब्रिक्स बना था 2006 में, उस समय लगभग सेम थे, उतना गैप नहीं था। लेकिन आज चाइना की पर कैपिटा इनकम इंडिया से 5 गुना ज़्यादा है, और इनफैक्ट रशिया की इकोनॉमी स्टैग्नेंट है, तो आज चाइना का जो डोमिनेंस है इस ग्रुप में बढ़ा है, जिसकी वजह से इंडिया को बहुत परेशानी है। कोई फॉर्मल एप्लीकेशन प्रोसेस नहीं है, बहुत सारे ब्रिक्स के मेंबर को बना दिया गया है, बट क्या क्राइटेरिया है, कैसे बनाया जाएगा, इस पर कुछ फिक्स क्राइटेरिया नहीं है। अपने मन से ब्रिक्स मेंबरशिप को दे दिया जा रहा है, जिससे ब्रिक्स आने वाले टाइम में एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन बन जाएगा, और फर्दर इसके काम करने की प्रक्रिया स्लो डाउन हो जाएगी। आज सबसे बड़ा कुछ सवाल कि क्या भारत के लिए ब्रिक्स आज उतना सिग्निफिकेंट है? नहीं है, साफ बात है। इसलिए आजकल आप देखोगे एस जयशंकर और प्राइम मिनिस्टर मोदी का इतना एक्साइटमेंट नहीं है। क्यों एक्साइटमेंट नहीं है? बिकॉज ब्रिक्स को एक तरीके का नया आउटलुक दिया जा रहा है। नया आउटलुक कौन दे रहा है? प्राइमरली चाइना, और उसको साथ दे रहा है रशिया। क्या आउटलुक देना चाह रहा है? बिकॉज ब्रिक्स की स्थापना हुई थी अमेरिकन वर्ल्ड ऑर्डर के अगेंस्ट, यूनिपोलर वर्ल्ड ऑर्डर के अगेंस्ट। लेकिन आज ब्रिक्स के थ्रू चाइना और रशिया सीनो रशियन वर्ल्ड ऑर्डर बनाना चाहता है। मतलब वो अपना खुद का वर्ल्ड ऑर्डर बनाना चाहता है, क्योंकि सबकी अपनी अपनी मजबूरी है। चाइना रशिया दोनों को आज रिलेशन वेस्ट के साथ काफी खराब है, इसलिए वो ब्रिक्स प्लेटफॉर्म को एक एंटी वेस्टर्न आउटलुक देना चाह रहे हैं, जो इंडिया कभी नहीं चाहता है। इंडिया हमेशा से अपने आप को वेस्ट के साथ अच्छा दोस्ती मानता है और साउथ के साथ अच्छा दोस्ती मानता है, और इंडिया कभी भी एंटी वेस्टर्न ऑर्गेनाइजेशन का सदस्य नहीं बनना चाहता है। लेकिन जिस तरीके से ईरान और आने वाले टाइम में नॉर्थ कोरिया और सीरिया की भी सदस्यता की बात चल रही है, तो आने वाले टाइम में ये ब्रिक्स और एससीओ जैसे संस्था जो हैं वो एक तरीके से एंटी वेस्टर्न ऑर्गेनाइजेशन बन जाएंगे, और इंडिया कितना इसको रोक सकता है, ये डिसाइड करेगा कि इंडिया कितना ब्रिक्स समिट में पार्टिसिपेट करेगा। ऑलरेडी एससीओ का रिलेवेंस तुम्हारे लिए खत्म ही हो चुका है, अब तो आउटडेटेड हो चुका है। 3 साल से अब हम एससीओ में कुछ ज्यादा पार्टिसिपेट कर रही हैं। ब्रिक्स में एटलीस्ट हम जाते हैं बिकॉज रशिया में हो रहा है, और रशिया के साथ हमारा दोस्ती अभी भी रिलेटिवली ठीक है, इसलिए ब्रिक्स का थोड़ा सा सिग्निफिकेंट बचा हुआ है। बट आने वाले टाइम में अगर रशिया का चाइना के ऊपर डिपेंडेंसी और बढ़ता है, रशिया चाइना के साथ और क्लोज आता है, तो क्या भारत ब्रिक्स में उतना पार्टिसिपेशन को इंश्योर कर पाएगा? दैट समय विल से। इसलिए ब्रिक्स जो है वो आज के वर्ल्ड ऑर्डर में कंप्लीटली नया अवतार में देखने को मिल रहा है। अब ये जो 2024 का जो समिट अभी कजान प्रोविंस रशिया में होने जा रहा है, ये क्यों खास है? बिकॉज ये पहला समिट है जब नए मेंबर्स की सदस्यता ऐड हुई है, और समिट का जो थीम है वो है स्ट्रेंथनिंग मल्टीलैटरलिज्म फॉर जस्ट डेवलपमेंट एंड सिक्योरिटी। क्या क्या चीजें जिसके ऊपर हमें निगाह है, एक्सपेक्टेशन है? पहला, मोदी और शी जिनपिंग का बायलैटरल मीट। आपको पता है कि लास्ट यस्टरडे इन दोनों का एक बॉर्डर पेट्रोलिंग एग्रीमेंट हुआ है, तो क्या इन दोनों का मिलते हैं और क्या कुछ आउटकम निकल के आता है? प्राइम मिनिस्टर मोदी और पुतिन की बातचीत की क्या रशिया यूक्रेन के ऊपर कुछ बातचीत होगी? ब्रिक्स करेंसी में क्या कोई फर्दर अपडेट आएगा? जो नए मेंबर्स ऐड हुए उनका रोल क्या होगा, और कैसे नए मेंबर्स के ऐड होने के बाद इस ऑर्गेनाइजेशन को वापस से हम रीस्ट्रक्चर कर सकते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन अपने स्ट्रैटेजिक गोल्स को फुलफिल कर सके, और फ्यूचर एक्सपेंशन में कौन कौन से, बिकॉज अभी लगभग 30 से 40 कंट्री है जो ब्रिक्स सदस्यता के लिए ऑलरेडी एप्लीकेशन दिए हुए हैं। तो आपका क्या व्यू है? आपको क्या लगता है कि भारत के लिए ब्रिक्स आने वाले टाइम में उतना रेलेवेंस रहेगा, और रहेगा तो किस कॉन्टेक्स्ट में रहेगा? इसके बारे में आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा। सी यू अगेन द नेक्स्ट वीडियो।